नमस्कार दोस्तों, आप सभी को 74वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज है 26 जनवरी 2023। देश अपना आज 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस मौके पे आप सभी को हमारी तरफ से DCIS इंस्टीट्यूट की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी को हम पढ़ेंगे आज का करंट अफेयर्स सबसे बेहतर और सबसे अलग अंदाज में। हमारे साथ आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें DCIS को और पढ़िए सबसे अलग अंदाज में सबसे बेहतर करंट अफेयर्स। आज का अपना पहला सवाल है साथियों की सुर्खियों में रहा, ट्रोपेक्स 23 क्या है? एक नौसैनिक अभ्यास है या इसरो का एक अंतरिक्ष मिशन है, जर्मनी का अत्याधुनिक टैंक है या यूक्रेन का एंटी टैंक मिसाइल है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एक नौसैनिक अभ्यास है जो भारतीय सेना इंडियन ओशन में कर रही है। और ये नौसैनिक अभ्यास साथियों 23 मार्च तक चलेगा। भारत की जो नेवी है उसके द्वारा भारतीय जल सेना के द्वारा नौसैनिक अभ्यास किया जा रहा है जिसका नाम है ट्रोपेक्स 23 यानी 23 2023 में हो रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ा है ट्रोपेक्स 23। तो ये एक नौसैनिक अभ्यास है। जबकि जर्मनी का जो अत्याधुनिक टैंक है उसका नाम है लेपर्ड। ये भी आजकल सुर्खियों में है क्योंकि इस टैंक को देने के लिए राजी हो गया है जर्मनी अब यूक्रेन को, ताकि यूक्रेन रसिया से अपने जमीन को वापस ले सके और उसके साथ युद्ध को लंबा खींच सके, इसलिए सुर्खियों में था यह भी लेपर्ड। मगर दोस्तों अगर हम बात करें नौसैनिक अभ्यास की तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रोपेक्स 23 नामक नौसैनिक अभ्यास इंडियन ओशन में हो रहा है और ये चलेगा 23 मार्च 2023 तक। अगर मैं एक्सरसाइज की बात करूं दोस्तों तो अभ्यास जो होता है यानी जो एक्सरसाइज होता है ये 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है घरेलू एक्सरसाइज जो प्रेजेंट टाइम में ट्रोपेक्स आप देख पा रहे हैं, ये घरेलू एक्सरसाइज है। इसके अलावा एक और एक्सरसाइज होता है जिसे हम द्विपक्षीय एक्सरसाइज के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा एक अन्य एक्सरसाइज होता है जिसे हम बहुपक्षीय एक्सरसाइज के नाम से जानते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है साथियों कि जो अभ्यास होता है वो किसी देश का 3 तरीके से अभ्यास होता है। एक घरेलू अभ्यास होता है, एक द्विपक्षीय अभ्यास होता है और एक बहुपक्षीय अभ्यास होता है। तो भारतीय जल सेना इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर में ट्रोपेक्स नामक अभ्यास कर रही है, वो एक घरेलू अभ्यास है। जबकि भारतीय सेना द्वारा किया जाने वाला द्विपक्षीय अभ्यास की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो संप्रीत नामक एक्सरसाइज भारतीय जल सेना करती है यानी इंडियन नेवी करती है बांग्लादेश के साथ। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि संप्रीति नामक एक्सरसाइज कौन सा एक्सरसाइज है, थल सेना का एक्सरसाइज है, इंडियन एयरफोर्स का एक्सरसाइज है या इंडियन नेवी का एक्सरसाइज है, तो इसका सही आंसर होगा इंडियन नेवी का एक जल एक्सरसाइज है जो भारत और बांग्लादेश की नेवी के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा एक और जल एक्सरसाइज है जिसका नाम है वरुण साथियों। ये हम करते हैं यानी भारतीय जल सेना करती है फ्रांस के साथ। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि वरुण जो है एक अभ्यास है, नौसैनिक अभ्यास है, ये भारत किस देश के साथ करता है? तो इसका सही आंसर होगा फ्रांस के साथ करता है। इसके अलावा दोस्तों हम जिमेक्स नामक एक्सरसाइज करते हैं जापान के साथ, करते हैं और जापान के साथ भी हमारा नौसैनिक अभ्यास है। इसके अलावा एक और अभ्यास है नौसैनिक जिसका नाम है नसीम उल बह ओमान। नसीम उल बह ओमान दरअसल साथियों नसीम उल बह जो एक्सरसाइज है हम ये ओमान देश के साथ करते हैं। ओमान एक खाड़ी देश है, आप लोग जानते होंगे। तो इसके साथ हम भी नौसैनिक अभ्यास करते हैं, इसलिए इसको याद कर लीजिए। नसीम अल बह एक्सरसाइज हम किसके साथ करते हैं? तो इसका सही आंसर है हम ओमान के साथ करते हैं। और एक बहुत ही फेमस नौसैनिक अभ्यास है जो भारत करता है यूके के साथ यानी यूनाइटेड किंगडम के साथ करता है, उसका नाम है कोंकण एक्सरसाइज। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि कोंकण नौसैनिक अभ्यास भारत किस देश के साथ करता है तो उसका सही आंसर होगा कि भारत ब्रिटेन के साथ कोंकण नामक नौसैनिक अभ्यास करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो नौसैनिक अभ्यास है भारत के लिए वो है मालाबार एक्सरसाइज। जी हाँ, एक ऐसा एक्सरसाइज जो भारत और अमेरिका के बीच 1992 में भारत के
जो पश्चिमी तट है, मालाबार तट है, इस मालाबार तट पर भारत और अमेरिका के द्वारा सबसे पहले 1992 में स्टार्ट किया गया था। इसीलिए इस एक्सरसाइज का नाम दिया गया मालाबार एक्सरसाइज। अब इस एक्सरसाइज में साथियों भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए ये 4 देश मिलके मालाबार एक्सरसाइज करते हैं और अब इसे क्वाड एक्सरसाइज का नाम दिया जाता है, क्योंकि आपको पता होगा क्वाड ग्रुप में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएसए है, जो चाइना को काउंटर करने के लिए इंडो पैसिफिक रीजन में मालाबार एक्सरसाइज किया जाता है। तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि 1992 में भारत के पश्चिमी तट जो मालाबार तट है, यहाँ पर यूएसए और भारत के द्वारा स्टार्ट किया गया था, इसलिए इस एक्सरसाइज का नाम मालाबार एक्सरसाइज पड़ा। इसके अलावा 2007 में साथियों इसमें जापान, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया शामिल हुए और 2015 में जब क्वाड ग्रुप अस्तित्व में आया तब इसे क्वाड ग्रुप का एक्सरसाइज नाम दिया गया, क्योंकि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए मिलकर एक्सरसाइज करते हैं इंडो पैसिफिक रीजन में शांति और सुरक्षा के लिए। अब नौसैनिक अभ्यास की बात हो रही साथियों, तो हम बात कर लेते हैं चलते चलते इंडियन नेवी के बारे में। आप लोग इंडियन नेवी के बारे में लोग जानते होंगे। दरअसल इंडियन नेवी अपना स्थापना दिवस जो मनाती है वो मनाती है 4 दिसंबर को। ये सवाल पूछा जाता है कि जल सेना दिवस कब मनाया जाता है, इंडियन नेवी डे कब होता है, तो 4 दिसंबर को हम हर वर्ष जल सेना दिवस मनाते हैं। और प्रेजेंट टाइम में हमारे जो जल सेना अध्यक्ष हैं वो हैं एडमिरल आर हरि कुमार। एडमिरल आर हरि कुमार जो हैं वो इस समय जल सेना अध्यक्ष हैं। इसके अलावा जो इसके वाइस चेयरमैन है उनका नाम है सतीश नामदेव। तो सतीश नामदेव साहब वाइस चेयरमैन हैं इंडियन नेवी के, जबकि चेयरमैन हैं एडमिरल आर हरि कुमार जी। अब बढ़ते हैं साथियों अपने अगले सवाल पे। अपना अगला सवाल है साथियों कि उत्तर भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सौर एनर्जी ऊर्जा जो है, जो सोलर ऊर्जा है, वो कहाँ स्थापित किया गया? आपके सामने आंसर है जैसलमेर, चंडीगढ़, धर्मशाला या लद्दाख। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ के जो प्रशासक हैं बनवारी लाल पुरोहित साहब, इन्होंने चंडीगढ़ में उत्तर भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सौर ऊर्जा की स्थापना की, इसका उद्घाटन किया। तो इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चंडीगढ़। चंडीगढ़ के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये हरियाणा और पंजाब की कॉमन राजधानी है और इसके अलावा चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी भी है। अगला सवाल है साथियों कि हाल ही में किस हवाई अड्डा को बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का खिताब दिया गया है? आपके सामने ऑप्शन है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा दिल्ली, सरदार पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी या गोवा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट गोवा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गोवा के जो अंतर्राष्ट्रीय अड्डा है उसे बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का खिताब दिया गया है, यानी सबसे सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड का जो एयरपोर्ट है वो गोवा का एयरपोर्ट है। इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन डी। बात साथियों गोवा की करें तो गोवा 30 मई 1987 को एक राज्य बना था, आप सभी को पता होगा। इससे पहले क्या था, गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं हासिल था। हालांकि गोवा पुर्तगालियों के कब्जे में था, आप सभी लोग जानते होंगे। गोवा में साथियों जो विधानसभा की सीटें हैं उनकी संख्या है 40। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि गोवा भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। इसके बावजूद यहाँ पे जो विधानसभा की सीटें हैं वो 40 है, यानी कितनी मात्रा में वहाँ जनसंख्या रहती होगी इससे इसका अंदाजा लगा सकते हैं आप। जबकि लोकसभा की सीटें गोवा में है 2 और राज्यसभा की सीटें है 1। साथियों गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है प्रमोद सावंत साहब। प्रमोद सावंत गोवा के क्या हैं मुख्यमंत्री, आपको पता होगा। गोवा से एक महान लोकप्रिय नेता आते थे जो गोवा के मुख्यमंत्री थे और देश के रक्षा मंत्री रह चुके हैं मनोहर पर्रिकर साहब, उनका भी संबंध गोवा से था। और गोवा में साथियों एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है मोमल्ल राष्ट्रीय उद्यान या भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान के भी नाम से इसे जानते हैं। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है तो उसका सही आंसर होगा गोवा में। गोवा में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है महावीर स्वामी राष्ट्रीय उद्यान। ऐसे कई राज्य भारत में हैं जहां एक राष्ट्रीय उद्यान है। अगर इन राष्ट्रीय उद्यानों की बात करूं, जैसे आप उत्तर प्रदेश को ले लीजिए
उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान आपको दुधवा नेशनल पार्क मिलेगा। इसके अलावा बिहार की बात कर लें तो बिहार में भी एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसको हम वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं। इसी तरीके से गोवा में भी एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसे हम महावीर स्वामी या मोमल राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं। जबकि साथियों देश का पंजाब एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पे कोई भी नेशनल पार्क नहीं है। ये अगर ये सवाल पूछा जाए कि भारत के किस राज्य में एक भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है तो उसका सही आंसर है पंजाब। अब बढ़ते हैं साथियों अपने अगले सवाल की ओर। अपना अगला सवाल है कि हाल ही में नगर पालिका बॉन्ड पर एक सूचना डेटाबेस किसने जारी किया है? नगर पालिका परिषद ने, शहरी विकास मंत्रालय ने, वित्त मंत्रालय ने या सेबी ने? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी, जिसकी स्थापना 1988 में ही हो गई थी, लेकिन बाद में आधिकारिक रूप से इसका जो गठन हुआ ये 12 अप्रैल 1992 को हुई, क्योंकि 1992 में साथियों सेबी एक्ट लाया गया था यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया नाम से, और उसी एक्ट के तहत इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 को की गई। सेबी के पास बहुत सारे शक्तियां हैं, बहुत सारे दायित्व हैं, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित जितने भी रूल एंड रेगुलेशन होते हैं उनका पूरा दायित्व सेबी के कंधों पे है। सेबी में 2002 में साथियों संशोधन भी किया गया था, और 2002 में संशोधन करने के बाद जो इनसाइडर ट्रेडिंग है उसे भी अब सेबी के दायरे में कर दिया गया। म्यूचुअल फंड भी सेबी के दायरे में आता, आप सभी को पता होगा। तो सेबी ऑनलाइन मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा संस्था है जो रेगुलेशन का काम करता है, जो नियमन का काम करता है, और अभी हाल ही में नगर पालिका बॉन्ड पर एक सूचना डेटाबेस जारी किया है सेबी ने। अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए इस समय सेबी के अध्यक्ष कौन है, तो वो हैं सुश्री माधवीपुरी जी। सुश्री माधवीपुरी जो हैं ये सेबी की अध्यक्ष हैं। इससे पहले आपको पता होगा अजय त्यागी साहब थे, कई सालों से थे, और अब सुश्री माधवीपुरी यानी महिला हैं ये, इनके कंधों पे सेबी की जिम्मेदारी है, जिसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 को सेबी एक्ट के तहत की गई थी। अगला सवाल है साथियों कि किस देश की एक सैन्य टुकड़ी भारत के गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हुई? आप सभी को पता होगा आज 26 जनवरी को इंडिया के राजपथ पर, जिसका नाम बदल के अब कर्तव्य पथ कर दिया गया है, वहां पर गणतंत्र दिवस की झांकी निकली, परेड हुआ। उस परेड में किस देश की भी एक सैन्य टुकड़ी शामिल हुई? आपके सामने ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात, जिससे भारत के रिश्ते काफी बेहतर हैं आजकल, बांग्लादेश जहां के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना जी, नेपाल या इजिप्ट? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इजिप्ट यानी मिस्र की एक सैन्य टुकड़ी भारतीय गणतंत्र दिवस के परेड में शामिल हुई, क्योंकि मिस्र के साथ भारत अपना 75वां राजनयिक संबंध मना रहा है, क्योंकि आज ही 75 वर्ष पहले भारत और मिस्र के बीच राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे। और इस उपलक्ष्य में आप सभी को पता होगा कि मिस्र के राष्ट्रपति भारत में मुख्य अतिथि के रूप में गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे भी आए हैं, जिनका राष्ट्रीय पर्व पर यानी 26 जनवरी पर आप सभी को पता होगा कल यानी 25 जनवरी को जब मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी साहब पहुंचे तो उनका आगमन पे मेजबानी के लिए, उनके सम्मान के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी दोनों उनका स्वागत करने के लिए प्रोटोकॉल तोड़ के गए और उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी साहब को, और इसलिए मिस्र की सेना भारत के गणतंत्र दिवस में शामिल हुई है एक टुकड़ी। अगला सवाल है साथियों कि सुर्खियों में रहा 100 डेज बीट प्लास्टिक अभियान कहां शुरू किया गया है? यानी 100 दिनों के अंदर ये लक्ष्य रखा गया है कि प्लास्टिक को बीट करना। ये अभियान कहां चलाया गया, कहां से शुरू हुआ है? आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन है बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दिल्ली में 100 डेज बीट प्लास्टिक अभियान शुरू किया गया था, इसलिए सही आंसर ऑप्शन बी। दिल्ली के बारे में आप लोग जानते होंगे साथियों, दिल्ली जिसकी स्थापना अनंगपाल तोमर ने 10वीं शताब्दी में की थी। तो अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि दिल्ली की स्थापना किसने की थी, तो दिल्ली की स्थापना की थी अनंगपाल तोमर ने, जो तोमर वंश के शासक थे, आप सभी को पता होगा।
उसके बाद दूसरा सवाल ये बनता है कि दिल्ली को सबसे पहले राजधानी किसने बनाया था? तो आप सभी को पता होगा, इल्तुतमिश ने सबसे पहले दिल्ली को राजधानी बनाया था, क्योंकि इससे पहले जब देश में मुस्लिम सत्ता स्थापित हुई तो उनकी राजधानी लाहौर हुआ करती थी, लेकिन लाहौर से हटा के इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया था, दिल्ली सल्तनत के तहत। इसके अलावा अगर ये सवाल पूछा जाए कि भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी थी, तो इसका सही आंसर होगा 1911 में, जब जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मैरी भारत आ रहे थे तो कलकत्ता से हटा के भारत की राजधानी दिल्ली कर दी गई थी, और जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी ने ही 15 दिसंबर सन 1911 में दिल्ली की नींव रखी थी। और दिल्ली को जिसने डिजाइन किया था, दिल्ली का डिजाइन कैसा होगा, दिल्ली के वास्तुकार कौन थे, अगर ये इसका बात किया जाए तो इसमें दो नाम आते हैं साथियों। पहला नाम है साथियों सर एडविन लुटियन, इनका नाम आपने सुना होगा। ये दिल्ली में, दिल्ली की स्थापना में, दिल्ली के डिजाइन में कि दिल्ली की राजधानी कैसे होगी, उसमें बहुत बड़ा हाथ सर एडविन लुटियन का था, जो दिल्ली के डिजाइनर थे। और इसके अलावा दूसरे जो व्यक्ति थे उनका नाम था सर हर्बर्ट बेकर। इन्होंने भी दिल्ली के डिजाइन में कैसे दिल्ली की राजधानी बनाया जाएगा, कहाँ पर क्या स्थापित किया जाएगा, इन सब का डिजाइन करता जो थे, उसमें दो लोगों का अहम योगदान था, सर एडविन लुटियन और सर हर्बर्ट बेकर। और मैं बता दूं साथियों, 15 दिसंबर 1911 में जब दिल्ली की नींव रखी थी एज अ राजधानी जॉर्ज पंचम ने, उसके बाद इसको दिल्ली राजधानी बनने में काफी समय हो गया। और दिल्ली राजधानी बनके कब तैयार हो गई थी, अगर इसका सवाल आपको जानना है, ये इसका जवाब जानना है, तो इसका सही आंसर है 13 फरवरी 1931 को दिल्ली राजधानी बनके पूरे तरीके से भारत की तैयार हो गई थी, जहां इसका उद्घाटन 13 फरवरी 1931 को उस समय के तत्कालीन जो गवर्नर थे, गवर्नर जनरल थे लॉर्ड इरविन साहब, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। जबकि जो राष्ट्रपति भवन है साथियों, इस राष्ट्रपति भवन के लिए जो जगह चुना गया था वो रायसीना पहाड़ी पे स्थित जो गांव था, रायसीना पहाड़ी का नाम सुना होगा। ये पहाड़ी दिल्ली में स्थित है, अरावली पहाड़ी का ही एक भाग है। ये रीवा गांव स्थित था रायसीना पहाड़ी पर, और उसी रीवा गांव में, उसी रीवा गांव को हटा के एक तरीके से उसको मॉडिफाई करके राष्ट्रपति भवन बनाया गया था। तो ये भी आप याद कर लीजिए कि राष्ट्रपति भवन जहां आज द्रौपदी मुर्मू साहिबा बैठती हैं, वो रायसीना पहाड़ी के ऊपर स्थित है और रीवा गांव में स्थित है। दिल्ली अपने स्थापत्य कला के लिए जाना जाता है। अगर मैं बात करूं साथियों, जैसे सबसे पहले मैं बात करूं लाल किला की, तो लाल किला जो 1638 में शाहजहां ने बनवाना स्टार्ट किया और 1648 में जाके, यानी 10 वर्षों के अंतराल में ये बनके तैयार हुआ। और अगर आपसे सवाल पूछा जाए, ये तो सब जानते हैं कि लाल किला को शाहजहां ने बनवाया था। अगर आपसे सवाल पूछा जाए साथियों कि लाल किला का वास्तुकार कौन था, तो इसका वास्तुकार था उस्ताद अहमद लाहौरी। जी हाँ, उस्ताद अहमद लाहौरी, वही उस्ताद अहमद लाहौरी जिसने ताजमहल की वास्तुकला निर्मित की थी, उसी उस्ताद अहमद लाहौरी ने भी लाल किला का वास्तुकला निर्मित किया था, यानी लाल किला कैसे होगा उसका डिजाइन बनाया था। और लाल किला बनने में हमने आपको बताया कि 1638 से लेकर 1648 तक का समय लगा। लाल किला अपने ऐतिहासिक कार्यों के लिए जाना जाता है, कुछ अच्छे और कुछ बुरे कार्यों के लिए। हालांकि मुगल काल से लेके अंग्रेजों तक के काल को देखा जाए तो इसमें लाल किला को एक तरीके से कैद खाना में तब्दील किया गया, लोगों को फांसी दी गई, लोगों को सजा सुनाया गया, लोगों का सर कलम किया गया। तो बहुत ही घटनाएं लाल किला के नाम हैं। अगर दूसरे स्थापत्य किला की बात करें साथियों, जिसका और नाम होता है वो है जामा मस्जिद। जामा मस्जिद साथियों जो 1650 में बनके तैयार हुई और 1656 में इसका उद्घाटन इमाम सैयद अब्दुल गफ्फार बुखारी ने किया। ये इराक के रहने वाले थे, तो इमाम सैयद अब्दुल गफ्फार बुखारी ने जामा मस्जिद का उद्घाटन किया था 1956 में। और एक सवाल हमेशा पूछा जाता है कि जामा मस्जिद का वास्तविक नाम क्या है,
तो जामा मस्जिद का साथियों वास्तविक नाम है मस्जिद ए जहां नुमा। इसे मस्जिद ए जहां नुमा के नाम से भी जाना जाता है। और हमने आपको बताया कि 1650 में शाहजहां के द्वारा बनवाया गया। 1656 में इमाम अब्दुल गफ्फार बुखारी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तीसरा जो वास्तुकला है कुतुब मीनार, इसके बारे में बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं साथियों। कुतुब मीनार जिसमें 379 सीढ़ियां हैं, एक तरीके से 73 मीटर ऊंचा ये बिल्डिंग कुतुब मीनार के द्वारा 1911 में, क्षमा चाहते साथियों 1192 में इसके निर्माण का कार्य शुरू किया गया कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। दरअसल जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को तराइन के दूसरे युद्ध साथियों तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में मोहम्मद गौरी के द्वारा पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया गया था, तो दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में कुतुब मीनार की स्थापना तत्कालीन सेनापति मोहम्मद गौरी का जो सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके द्वारा इसके निर्माण की कार्य शुरू की गई 1192 में। और उस समय के सूफी संत जो थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे कुतुब मीनार की स्थापना 1192 में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई। हालांकि इल्तुतमिश के द्वारा साथियों इसे पूरा करवाया गया। यानी कहने का मतलब यह है, आप सभी लोग जानते हैं कि 1206 से लेके 10 तक ही कुतुबुद्दीन का शासनकाल रहा दिल्ली सल्तनत में। उसके बाद पोलो खेलते हुए उसकी डेथ हो गई थी, तो वो ना कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का पूरा निर्माण नहीं करा पाया था। जिसके बाद आप सभी को पता होगा कि इल्तुतमिश के द्वारा 1368 में इसका निर्माण करा जाता है, पूरा करा जाता है इल्तुतमिश के द्वारा। जबकि साथियों इसकी 5वीं जो मंजिल बनवाई जाती है वो बनवाई जाती है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ये सवाल कई बार पूछा गया है कि 5वीं मंदिर जो है मंजिल जो है कुतुब मीनार की वो किसके द्वारा बनवाया गया था, तो ये बनवाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। कब बनवाया गया था? 1368 में। अभी इससे पहले मैंने आपको बता दिया था कि 1368 में इल्तुतमिश ने बनवाया था, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। दरअसल 1310 में इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूरा करवाया था, जबकि 1368 में फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल को बनवाया था। यदि बात साथियों इंडिया गेट की करें तो 1921 में इंडिया गेट की जो नींव रखी थी वो ड्यूम ऑफ कनॉट ने रखी थी। और ड्यूम ऑफ कनॉट कौन थे? इन्हीं के नाम पे दिल्ली में आपको कनॉट पैलेस मिलेगा, जिसका नाम बदल के 2013 में आप सभी को पता है कि राजीव चौक कर दिया गया था। तो कनॉट पैलेस जो दिल्ली में स्थित है वो ड्यूम ऑफ कनॉट के नाम पे है, जो महारानी विक्टोरिया के तीसरे पुत्र थे। और इन्होंने दिल्ली में इंडिया गेट की नींव रखी थी 1921 में, जो 1932 में बनके तैयार हुआ। 80,000 सैनिकों की इसमें श्रद्धांजलि दी गई है, जिन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वार जो आपको पता होगा 1914 से लेकर 1918 के बीच में हुए थे, उसमें जो भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। इसके अलावा अफगान युद्ध में जो भारतीय सैनिक शहीद हुए थे, इन सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके नाम अंकन कराने के लिए दिल्ली में एक इंडिया गेट की स्थापना हुई 1932 में। हालांकि 1921 में बनना स्टार्ट हुआ था और 1932 में पूर्णतः बन के तैयार हुआ। पहले यहाँ पर जो उस समय तत्कालीन राजा हुआ करते थे ब्रिटेन के, जॉर्ज प्रथम की मूर्ति हुआ करती थी। बाद में उसको हटवा के आप सभी को बताया दूसरे पार्क में स्थापित कर दी गई। और अमर जवान ज्योति यहाँ पे जल रही है, हमेशा 24/7 जलती रहती है। और साथियों जो ये इंडिया गेट हमने जिसकी बात की, इसका पहले जो नाम था, अगर आपसे कोई पूछे इंडिया गेट का पहले क्या नाम था, तो इंडिया गेट का पहले नाम था किंग्स बे, क्योंकि जो राजा थे जॉर्ज प्रथम, उनको यहीं से गुजरने के लिए रास्ता दिया गया था। तो इसी रास्ते पे इसका गेट बनाया गया था, इसलिए इसका नाम रखा गया था किंग्स बे। और जो ये इंडिया गेट है साथियों, ये 43 मीटर ऊंचा है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए, ऐसे नॉर्मली कोई पूछ ले कि कितना ऊंचाई है इसकी, तो 43 मीटर ऊंचा है। और ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी और लाल तथा पीले बल्बे से ये निर्मित है। एक और महत्वपूर्ण टेम्पल है, जब आप दिल्ली में जाते हैं तो आपकी ख्वाहिश होती है कि हम लोटस टेम्पल को देखें, लोटस टेम्पल के बारे में जानें। मैं आपको बता दें दोस्तों कि ईरान का जो एक धर्म है जिसे हम
बहाई धर्म के नाम से जानते हैं। तो जिसको नहीं पता उन्हें हम बता दें कि दिल्ली का जो लोटस टेम्पल है ये बहाई धर्म को समर्पित है। कुछ लोग नहीं पता है कि लोटस टेम्पल किस धर्म से संबंधित है, तो उन्हें बता दें ये बहाई धर्म से संबंधित है, जो ईरान में एक धर्म प्रचलित हुआ था उस समय। और ईरानी धर्मगुरु बहाउल्लाह का एक तरीके से उपासना स्थल है। और इसके वास्तुकार कौन थे लोटस टेम्पल के, अगर ये सवाल पूछा जाए तो इसके वास्तुकार थे साथियों फरीब्ज साहिबा। फरीब्ज साहिबा या साहबा ये थे लोटस टेम्पल के फरीज बर्क साहबा वास्तुकार थे और ये बहाई धर्म से संबंधित है। और अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि इसका उद्घाटन कब हुआ था, कब बनके तैयार हुआ था, एक तरीके से ये कहा जाए तो 1986 यानी 1986 में लोटस टेम्पल बनके तैयार हुआ था और 1 जनवरी 1987 को ये आम जनता के लिए खोल दिया गया था। चलते चलते बात कर लेते हैं दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा। एक तरीके से आपने अगर ताजमहल देखा है तो हूबहू उसी जैसे बनाने की कोशिश की गई थी हुमायूं के मकबरा को। और यह आप यूं कहें कि हुमायूं के मकबरा की मॉडिफाइड करके ताजमहल बनाया गया, क्योंकि हुमायूं पहले आए थे, शाहजहांबाद में आए थे, हम सभी को पता है। तो हुमायूं का जो मकबरा बनवाया गया था ये 1562 में बनवाया गया था। उनकी विधवा भी थी जिनका नाम था हमीदा बानो। तो हमीदा बानो के द्वारा 1562 में हुमायूं का मकबरा बनवाया गया, लाल बलुआ पत्थर से बनवाया गया है। और 1993 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। इसमें हमने जिसकी भी बात की साथियों, जैसे हमने बात की लाल किला की, हमने बात की तो लाल किला को भी 2007 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया यूनेस्को के द्वारा। इसके अलावा अगर मैं जामा मस्जिद की बात करूं साथियों तो इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। कुतुब मीनार की मैंने बात की थी, 1993 में कुतुब मीनार को भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। हुमायूं के मकबरा को भी उसी वर्ष 1993 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया यूनेस्को के द्वारा। बाकी आप लोग सभी जानते होंगे कि 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को एनसीआर का दर्जा दिया गया, यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। और संविधान में आपको पता है कि दिल्ली के बारे में एक अलग से उपबंध है 239A एंड 239AB। दिल्ली एनसीआर में साथियों हरियाणा के लगभग आधे जिले आते हैं, उत्तर प्रदेश के 8 जिले आते हैं, जबकि राजस्थान के 2 जिले अलवर और भरतपुर भी आते हैं। तत्कालीन दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में 11 जिले हैं। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं सीएम है अरविंद केजरीवाल जी हैं। यहाँ की जो लेफ्टिनेंट जनरल यानी गवर्नर हैं, यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो हैं विनय सक्सेना। और आपको पता है कि 15 सालों के बाद अब आम आदमी पार्टी ने एमसीडी पे कब्जा कर लिया है। अभी तक 15 सालों तक बीजेपी का कब्जा था दिल्ली के एमसीडी पे, यानी दिल्ली में एमसीडी की भी सरकार अब आम आदमी पार्टी की हो चुकी है। और एक तरीके से जो विधानसभा में सत्ता है वो तो आम आदमी के पास पहले से है। अगला सवाल है साथियों कि 25 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? त्रिपुरा, मिजोरम, उत्तर प्रदेश या हिमाचल प्रदेश? आप सभी को पता है त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय इनकी स्थापना दिवस 21 जनवरी को मनाई जाती है, क्योंकि 21 जनवरी 1972 को ये सभी राज्य बने थे। जबकि उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश अपनी स्थापना दिवस मनाता है और 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। साथियों हिमाचल प्रदेश आपको सभी पता है कि 25 जनवरी 1971 को ये एक राज्य बना था, पंजाब से अलग होके। हिंदी भाषा के आधार पर इसको अलग किया गया था। पंजाब हरियाणा का जब गठन हुआ था उसके बाद इसका भी गठन किया गया। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो है सुखविंदर सिंह सुक्खू। अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुआ, इसलिए कांग्रेस यहाँ पे सत्ता में आई। इससे पहले जो मुख्यमंत्री थे आप सभी को पता था वो बीजेपी के थे, क्योंकि बीजेपी सत्ता में थी। विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी को हार मिलती है और कांग्रेस सत्ता में आती है और सुखविंदर सिंह सुक्खू एज ए चीफ मिनिस्टर शपथ लेते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश की साथियों 2 राजधानी है। एक तो राजधानी है शिमला, ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है, जबकि शीतकालीन राजधानी इसकी है धर्मशाला। धर्मशाला जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। यहाँ पे एक क्रिकेट का स्टेडियम भी है, आप सभी को पता होगा शायद।
देश के 18 बायोस्फीयर रिजर्व में से एक बायोस्फीयर रिजर्व आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश में, जिसका नाम है कोल डिजर्ट। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि कोल डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है, तो इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश में। और इस कोल डिजर्ट के अंतर्गत पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान आता है, चंद्रताल वन्यजीव अभ्यारण्य आता है और सरचू किसर वन्यजीव अभ्यारण्य आता है। ऐसे सवाल आप यूपीएससी और स्टेट पीएससी में पूछे जा रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 सालों में कंटिन्यू दक्षिण भारत से जो मन्नार की खाड़ी है, बायोस्फीयर रिजर्व है, वहां से सवाल पूछा गया था कि उसके अंतर्गत कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान या कौन कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य आते हैं। नीलगिरी पहाड़ियों से पूछा गया था। तो ऐसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, इन्हें याद रखिएगा। अगर बात मैं राष्ट्रीय उद्यानों की करूं साथियों, तो हिमाचल प्रदेश में कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हैं, जैसे ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान, इंदर कला राष्ट्रीय उद्यान और सिंबलबाड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये वो 5 राष्ट्रीय उद्यान है जो आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेंगे। इसके अलावा देश में टोटल जो राष्ट्रीय उद्यान है उनके बारे में बात कर लें साथियों, तो टोटल देश में जो राष्ट्रीय उद्यान है उनकी संख्या है 106। पहले 104 थे, लेकिन असम में 2 नए राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए, एक रायमोना, एक दिहंग पटकई, जिसके बाद इनकी संख्या बढ़ के हो गई 106। अगर अब बात करूं दोस्तों रामसर साइट की, रामसर के बारे में आप लोग जानते होंगे कि 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में एक सम्मेलन हुआ कि आर्द्र भूमियों का संरक्षण किया जाए, और भारत 1 फरवरी 1981 को लगभग 10 वर्ष के बाद इसमें शामिल हुआ। और इसमें शामिल होने वाली आर्द्र भूमि जो शामिल होती है, इस साइट में जो शामिल होती है, उसे नाम दिया जाता है रामसर साइट। और इस साइट में अब तक 75 आर्द्र भूमि भारत की शामिल हो चुकी हैं, जिसके संरक्षण और जिसके रखरखाव की जिम्मेदारी भारत सरकार और राज्य सरकार की जिम्मे पे दी गई है। क्योंकि पर्यावरण वन जीव संरक्षण के बारे में आप लोग सभी को पता होगा कि समय संविधान संशोधन के तहत इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। तो तब से इन्हें अब राज्य और केंद्र दोनों को कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया है। और देश में टोटल आर्द्र भूमि ऐसी है जो रामसर साइट में सम्मिलित है, उनकी संख्या है 75। इन 75 में से जो 3 रामसर साइट है, पौंग बांध झील, चंद्रताल झील और रेणुका झील, ये आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेगा साथियों। जो रेणुका झील है ये सबसे छोटी आर्द्र भूमि है और ये आपको मिलेगी हिमाचल प्रदेश में। आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश में कई महत्वपूर्ण नदियां बहती हैं, जैसे मैं बात करूं इंडस जो सिस्टम है एक तरीके से पूरा, वो आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेगा। तो कई महत्वपूर्ण डैम हैं, जैसे सतलज नदी पे जो डैम बना है, नापता झाकरी डैम है, भाखड़ा नागल बांध है और कोल बांध है। आप सभी को पता है कि भाखड़ा नागल बांध के बाद वहां पे एक कृत्रिम झील बनी है, गोविंद सागर झील, जो सिखों के 10वें गुरु जो थे गोविंद साहब के नाम पे, गुरु गोविंद साहब के नाम पे बनाई गई है। और सतलज नदी पे 3 प्रमुख बांध है, नापता झाकरी, भाखड़ा नागल और कौल या कोल बांध। अगर अन्य बात करूं मैं तो रावी नदी पे भी 2 महत्वपूर्ण बांध है दोस्तों, चमेरा बांध और बस्सी बांध। इसके अलावा प्रमुख घाटियां हैं, आपको पता है कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, उत्तराखंड में बहुत सारी घाटियां हैं। तो हिमाचल प्रदेश की जो प्रमुख घाटियां हैं उसमें सांगला घाटी, बर्फा घाटी, इमला बिमला घाटी, कांगड़ा घाटी, कुल्लू घाटी, चंबा घाटी और अश्विनी घाटी हैं। इसके अलावा साथियों हिमाचल प्रदेश में चित्रकला काफी फेमस है। यदि आपने आर्ट एंड कल्चर पढ़ी है नितिन सिंघानिया साहब की, तो आप पाओगे वहां पे सांगला कलम नामक चित्रकला है, चंबा कलम नामक चित्रकला है, मंडी कलम नामक चित्रकला है और कुल्लू कलम नामक चित्रकला है। इसके अलावा कांगड़ा जो है ये भी एक चित्रकला है और कांगड़ा कलम को बाद में पहाड़ी चित्रकला का नाम दिया गया। आप सभी को पता है इन चित्रकला को जीवित करने के लिए, संरक्षित करने के लिए 3 लोगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है साथियों। ये बार बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, स्टेट पीसीएस और यूपीएससी जैसे एग्जाम में पूछा गया है। जैसे अगर मैं बात करूं, राजा दिलीप सिंह का नाम आप सुने होंगे। राजा दिलीप सिंह ने चित्रकला को काफी संरक्षित किया हिमाचल प्रदेश के अंदर। और एक और अन्य नाम है गोवर्धन चंद, इन्होंने भी चित्रकला को संरक्षित करने का काम किया हिमाचल प्रदेश के अंदर। और एक है संसार चंद्र साहब को पहाड़ी चित्रकला संरक्षण के लिए जाना जाता है, तो इनका नाम आप याद रखिएगा, ये आपसे सवाल में पूछे जा सकते हैं। तो ये था साथियों हिमाचल प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 23 जनवरी को, 24 जनवरी को,
25 जनवरी को या 26 जनवरी को? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 24 जनवरी को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। यूएन ने इसे घोषित करने की बात की थी और आप सभी को पता है कि 24 जनवरी को जो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, इस बार की थीम है कि आत्मरक्षा फॉर गर्ल्स, यानी सेल्फ डिफेंस फॉर गर्ल्स, महिलाओं के लिए आत्मरक्षा इसकी थीम है। और यूनेस्को ने इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को अफगान लड़कियों को समर्पित किया है। और इसी तारीख को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया जाता है। मैं आपको बता दूं, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया जाता है 24 जनवरी को। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है, सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। 25 जनवरी को यानी कल मनाया गया राष्ट्रीय मतदाता दिवस, आप इसे जान लीजिए। 26 जनवरी को अपना गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, क्योंकि बताने की जरूरत नहीं, 1950 में देश का संविधान लागू हुआ था। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है साथियों कि हाल ही में दुनिया के आईसीसी ओडीआई नंबर 1 गेंदबाज कौन बने? मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज या टीम सऊदी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मोहम्मद सिराज की घातक गेंदबाजी जो न्यूजीलैंड के साथ मैच में दिखी, उसकी बदौलत मोहम्मद सिराज आईसीसी के ओडीआई के नंबर 1 गेंदबाज बन गए हैं। बाकी साथियों, आईसीसी के बारे में आप लोग जानते होंगे कि 15 जून 1909 को आईसीसी की स्थापना हुई थी। आईसीसी के जो चेयरमैन है वो ग्रेग बर्कले हैं। आज का आखिरी सवाल है साथियों कि हाल ही में किस फिल्म के गाने को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है, यानी नामित किया गया है? कठपुतली, दृश्यम 2, आरआर या हाउसफुल? इसका सही आर है ऑप्शन सी, राजा मौली के द्वारा निर्देशित आरआर फिल्म के गाना नाटू नाटू को, जिसे हाल ही में आपको पता होगा कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड से सम्मानित किया गया था, उसे ऑस्कर के लिए नॉमिनेट कर लिया गया है। तो एक तरीके से दक्षिण भारत की ये फिल्म का गाना जो है नाटू नाटू, जिसे एम किरवानी साहब ने कंपोज किया है, इस गीत को ऑस्कर के लिए नामित किया गया है। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और इस फिल्म के निर्माता और निर्देशक के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत बहुत शुभकामनाएं इन सभी को। तो साथियों, ये था आज का टॉप 10 सवाल। सेशन थोड़ा लंबा हुआ लेकिन काफी सुपरहिट है, पढ़िएगा जरूर। और हमारे साथ आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए DCIS इंस्टीट्यूट को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। एक बार पुनः आप सभी को 74वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।